वेल हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा तो आपको रास्ते की सबसे पहली बाधा, या यूं कहें रास्ते में आने वाला सबसे पहला पड़ाव आपको पार करना पड़ेगा, और वो होता है नेट या फिर सेट। अब सेट की कहानी कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि उम्मीद जरूर करेंगे कि यदि राज्य में, छत्तीसगढ़ में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट का पेपर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि एपी के लिए जो 700 पोस्ट आने हैं, 700 तो नहीं, 625 पोस्ट, बाकी जो और भी स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर। बट अगर आपको ये पोस्ट क्रैक करना है, उसके पहले पहला जो स्टेप होता है वो होता है या तो सेट या तो नेट। सेट की कहानी ऐसी है कि होगा, ये तो कह रही है सरकार, लेकिन कब होगा ये भी नहीं पता। ये भी हो सकता है कि तुरंत सेट हो और आपके पास एपी का जो मेन पार्ट है वो उसको करने की तैयारी का मौका ना मिले। मतलब होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अभी जो आपके पास मौका है, अभी जो आपके पास चांस है, वो आप ग्रैब करिए, और वो है आपका नेट। क्योंकि नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, कल ही आया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये आप जो सेट के माइंड सेट कर लिए हैं, सेट का माइंड सेट, तो उसको थोड़ा सा हटाओ। ठीक है, जब आएगा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट कर लो भाई। और नेट का एक फायदा और भी होगा, ये मैं बता दूं कि नेट करोगे ना तो आप ऑल इंडिया लेवल में कहीं पर भी एपी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कारण ये है क्योंकि अभी हाल ही में अभी यूपी का आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी बिहार का आने को है, और महाराष्ट्र में 5,500 पोस्ट आने को है। ऑफिशियली उनके मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मतलब उनके आयोग ने नहीं किया है, एक मंत्री ने वहां पे जो है उन्होंने किया। तो मंत्री लोग जब कुछ बोलते हैं तो भाई कुछ बात रख के बोलते हैं ना, ठीक है, कि हम लेकर आने वाले हैं ऐसा समथिंग। 5,500 बोले तो 5,000 तो आएगा ही, कंफर्म है, तय है। इसीलिए आप अगर इसको क्रैक कर लेते हैं, नेट को, तो इंडिया में किसी भी स्टेट में आप एपी का जो है वो पोस्ट पा सकते हैं। आपको पता है एकेडमिक में सबसे बड़ा और सबसे रेप्यूटेड पोस्ट होता है, और अच्छी खासी सैलरी भी आपको होती है। 80-90 हजार से लगभग आपका शुरू होता है, वो तो 57 लिखा रहता है, लेकिन टीए डीए दुनिया जहान की चीजों को मिला के 80-85 से स्टार्टिंग होता है। और भाई बहुत जल्द आप 1 लाख पर मंथ की सैलरी पे होंगे, और बहुत अच्छा जॉब होता है अगर आप यहां पर देखें तो। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, ये दोनों चीजें। अच्छा सर, ये कोई भी कर सकता है? बोले नहीं। सबसे पहले तो बता दूं भाई कि आपको रिलीवेंट सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए, मास्टर्स, एमए, या फिर आपका एम कॉम, है ना, एमएससी, ऐसे बहुत सारी आपकी जो चीजें रहती है ना, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, ये यानी कि मास्टर्स होना चाहिए इन शॉर्ट। अच्छा, जो यूजीसी नेट जो आया ना वो साइंस वालों के लिए रहता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। वो एक अलग होता है, सीएसआईआर करके होता है, उसकी चर्चा कभी और बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो सेट की जब हम यहां पर बात करते हैं, याद रखना, ठीक है ना, जब हम सेट की यहां पर हम जब बात करते हैं तो वहां पर यह होता है ना कि वो तो राज्य लेता है, और राज्य सबका कॉमन ले लेता है, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, मैथ्स वाला हो, कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये जो अभी आ रहा है ये यूजीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये यूजीसी की बात हो रही है। सीएसआईआर वाला जो अलग हो जाएगा भाई, उसकी बातें मैं बाद में कर लूंगा। साइंस बैकग्राउंड, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। फिलहाल ये आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए इसमें ज्यादातर अगर मैंने देखे, जो मेरे नॉलेज में 80-82 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं, ज्यादा भी होते हैं आई डोंट नो, लगभग, क्योंकि बहुत सारे, मतलब आप देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, और पता नहीं यार, बहुत सारे होते हैं, है ना, लॉ वगैरह के मिलेंगे आपको, बहुत सारे लैंग्वेज के मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना, बोडो, संस्कृत, मैथिली, इधर उधर बहुत सारे लैंग्वेजेस के मिलते हैं आपको। तो वो सारे में अगर आपने किसी में भी मास्टर्स किया हुआ है, इवन हिंदी में अगर आपने एमए किया है, इंग्लिश में एमए किया है, लिटरेचर में जो आपके उधर लिस्टेड है ना, कोई सा भी नहीं, जो लिस्टेड लिटरेचर में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। बोले सर ये सब हो गया, हमको तो जल्दी बताओ, हमने तो आपने कैसे करना है, क्या करना है, हमको उसकी बात करनी। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं भाई कि मेरा जो है नेट क्वालिफाई, मैंने डबल नेट है, मैंने पहली बार आपको कई बार आप लोगों को ये चीज बता दी है ना। आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2024 का जो है साइकिल वाला, उसका नेट क्वालिफाई किया था मैं, वो वाला पार्ट है ये, है ना। इस समय, अच्छा अब यहां पर देखेंगे, थोड़ा आपको आश्चर्य भी लगेगा कि भाई इसमें आप देखना कि 172 मार्क्स ऑब्टेन है, और परसेंटाइल आपको 92 दिखेगा। अब देखो जो रिसेंट हुआ था, जो रिसेंट मतलब 2025 का, ये देख सकते हो जून 2025 का स्कोर कार्ड है, इसमें मार्क्स कम आए हैं, 160 है, लेकिन परसेंटाइल देखना 98 है। बोले सर ऐसा कैसे हो गया? अब ये तो कम ही है, मैं आपको और बताता हूं। अगर आप लोगों ने देखा होगा जून 2025 का पॉलिटिकल साइंस का, वहां का हमारा तो कट ऑफ ये तो लगभग 150 कुछ गया था, 150, मेरा नंबर जैसे 160, 150 कुछ गया था। और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका लगभग 240 के आसपास कट ऑफ गया था, ऐसा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसे आया। याद रखना, आपका पेपर कैसे आया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो यहां पर लिखा रहेगा, है ना,
क्वालिफाइड फॉर, ये अगर ये लिखा है आपके रिजल्ट में, क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। देखिए 3 कैटेगरी होती है, मैं आपको बता देता हूं ना। एक होता है आपका जेआरएफ होता है, सबसे नंबर 1 सुपर कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी होती है एपी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और थर्ड कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है पीएचडी में एडमिशन होता है। चौथी कोई कैटेगरी नहीं होती। इसका ये मतलब है समझना, जैसे मान लेते नंबर ऑफ अपीयर देख लेते, कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, कहीं पर तो रहता है अपीयर वाला, पिछले वाले में होगा, देख लेता हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ अपीयर, हाँ ये देखो रजिस्टर्ड इतने हैं, 69,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, लगभग 51, लगभग क्या एग्जैक्टली 51,000 बच्चे इसमें अपीयर हुए। तो कुछ परसेंटेज होता है, कुछ रेशियो होता है, तो उस रेशियो के आधार पे, उस परसेंटेज के आधार पे कुछ जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई होते हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। फिर उससे थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करते हैं उन लोग होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर उससे कुछ और अच्छा परफॉर्म करते हैं उन लोग एलिजिबल होते हैं किसके लिए, उन लोग होते हैं जेआरएफ के लिए। इसमें आपको जब आप पीएचडी करेंगे, ये भी पीएचडी यहां से भी, यहां तीन पीएचडी तीनों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट यहां पे जो होता है ना, इसको अगर आपने क्रैक कर लिया, ये बहुत रेयर होता है, इसको अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको पीएचडी के कुछ 37,000 या समथिंग कुछ पैसे जो है पर मंथ आपको दिए जाते हैं। तो ये पैसा एक प्रकार से आप दिक्कत ना आए, आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना करके जेआरएफ ये किया जाता है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज होता है जो कि सेट में आपको नहीं मिलता। तो इसलिए ये भी एक फायदा है बहुत अच्छा, अगर आपका स्कोर आ गया तो आप यहां पर कर सकते हैं। अब सवाल एक और चीज है, सर आपने कहा था कि एमए अगर कंप्लीट है तो फाइनल ईयर में नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आप फाइनल ईयर में है, इवन आप फर्स्ट ईयर में है तो भी आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है, आप फर्स्ट ईयर मास्टर्स हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके उस नेट की जो वैल्यू हो जाती है वो आपके सिलेक्शन एग्जाम के बाद का होता है। और इवन मैं ये भी बता दूं, ऐसे बच्चे जो करना चाह रहे हैं, अभी एडमिशन वगैरह लिए होंगे या प्लानिंग कर रहे हैं, एक और चीज है, आप यूजी रहकर भी नेट दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया था बिना पीजी के, है ना। बट ये है कि अगर नेट को आपको क्वालिफाइंग या फिर नेट को एलिजिबल बनाना है तो उसके लिए आपको विद इन 2 ईयर, जिस दिन रिजल्ट आपका जारी होता है या आपका ये कार्ड जारी होता है, उसके विद इन 2 ईयर में मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने मास्टर शुरू भी नहीं किया तो भी आप नेट दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट आने के बिल्कुल 2 साल जो आपका ड्यूरेशन होगा, जो आपका प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उस तक आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, तब वो नेट जो आपने निकाला है वो वैलिड होता है। सर इसकी वैधता कब तक होती है, एक बार अगर मैंने नेट निकाल लिया, इसकी वैधता लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम जो है आप इसके लिए वैलिड रहते हो, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। पीएचडी का नहीं होता, जेआरएफ का भी पर्टिकुलर टाइम है, मेरे ख्याल से 30 साल कुछ समथिंग लिमिट है, उसके पहले मतलब बाद वाले जो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुराना वेबसाइट देखेंगे नेट का, समझना ध्यान से, अगर आप नेट का पुराना वेबसाइट देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। और इस वाले में आप जाओगे तो आपको फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, याद रखना बेटा। इस वाले में आप जाएंगे तो फॉर्म फिल आप नहीं, अभी बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पुराने अगर वेबसाइट में जाएंगे, ये वाला में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखते हुए मिलेगा UGC.NIC समथिंग कुछ मिलेगा, सॉरी AC समथिंग कुछ मिलेगा। इसमें अपने को नहीं करना है ना। दूसरा वाला वेबसाइट हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ NIC वाले में अपने को करना है बेटा, याद रखना किस में करना है। जब आप लिखेंगे UGC नेट, इसके बाद .NTA.NIC.in, ठीक है ना, .NTA और .NIC.in में रखना है, इसमें जाना है। .AC.in में आप करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये पुराना वाला खुलेगा। इसमें पहले आता था, यहीं पर फॉर्म वॉर्म फिल किया जाता था, बट अब इसमें ना भर के हम इसमें जो है फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा UGC नेट रजिस्ट्रेशन 2025 लाइव करके, और यहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। फिर यहाँ पर आप आएंगे, जब इसको क्लिक करोगे ना, ये वाला क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आएगा, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखेगा। जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये वाला जो डाउनलोड बुलेटिन इंफॉर्मेशन, आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एकेडमिक डिटेल्स क्या है ना, वहां पर आपसे पूछा जाएगा 4 ईयर वाला यूजी तो नहीं है आपका, ठीक है, आपने कहीं पीजी किया तो नहीं है, कितने आपके परसेंटेज है, क्या है कैसा, वो सब चीज आपके 12th के 10th के, है ना, आपका आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, फोटो, सिग्नेचर, जो कॉमन आप फॉर्म फिल करते हो वो सारी चीजें आपको वहां पर पूछी जाती हैं, ईमेल आईडी, वेरिफिकेशन एंड ऑल सारी चीजें। और अच्छा एक और चीज बता दूं, फॉर्म की जो फीस है ना, वो वहां पर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर नियरली नोटिफिकेशन आप देख लेना। मेरे ख्याल से जनरल का 1,000-1,100 के आसपास कुछ है, ओबीसी का 600 के आसपास कुछ है, और ST SC का 300-350 समथिंग कुछ है। एक बार आप देख लेना फॉर्म की, ये आपके रेट हैं।
एक ही सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट में भी आप फील कर सकते हो, बशर्ते आपके पास वो मास्टर्स होना चाहिए, नहीं हो तो भी आप फील करिए, लेकिन मास्टर्स फीस रिजल्ट जारी के 2 साल के उपरांत आपके पास आ जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ये पेपर जो आप बता रहे हैं ये कैसा होता है, क्या क्या इसमें आपका लाइक पैटर्न होगा। तो बेटा 2 पेपर होता है, याद रखना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है ये कॉमन होता है, याद रखना, एप्टीट्यूड आप इसको बोल सकते हो, है ना, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीजें रहती हैं। पेपर 2 जो रहता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है आपका, ये सब्जेक्टिव होता है, याद रखिए। सब्जेक्टिव यानी कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसका पेपर होगा। जैसे मेरा हिस्ट्री है तो यहां पर आप देखेंगे पेपर 1, ये इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होते हैं बेटा, यहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे, 100 मार्क्स, और यहाँ पे 100 अगेन 100 इंटू 2, ये कितने हो जाएंगे आपके 200 नंबर। तो टोटल कितने का बनता है आपका, 300 नंबर का एक साथ बनता है ना। ऐसा सेक्शनल कट ऑफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, एक साथ आपका आएगा। इसके पहले शायद आता था, आई डोंट नो, बट मैंने तो जब से देना शुरू किया तो उस समय कॉमन ही रहता है। तो 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के आएंगे, 2 ईच। 100 क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, आपका 2 नंबर का आएगा। और ये भी बता दूं भाई, ये ऑनलाइन ही होगा, सीबीटी मोड में होगा, अभी से बता देता हूं मैं। बहुत रेयर चांस है कि ऑफलाइन, एक बार बीच में कराए थे इन लोग, लेकिन फिर से आपका ऑनलाइन करा दिए पिछली ही बार, है ना। मतलब बहुत पहले तो खैर ऑफलाइन होता था, फिर पिछले 3-4 सालों से ऑनलाइन था, फिर ये जो है ऑफलाइन कराया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर से अभी ऑनलाइन है। तो अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है और प्रोबेबली ऑनलाइन ही चलेगा, नहीं कि सीबीटी होगा ना, कंप्यूटर पर होता है ये। और आपका टाइमिंग एक ही रहता है, 3 ही घंटे रहेगा, 3 आवर्स, याद रखना। 150 क्वेश्चन आपको बनाने हैं 3 आवर्स में। और भाई ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल होने के लिए आप ये पेपर दे रहे हो, मतलब आपसे मतलब ऐसा हलवा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक ठाक लेवल रहता है। पेपर 1 की चर्चा करूंगा, पहले मैं पेपर 2 वाला बता देता हूं। तो पेपर 2 तो भाई इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैं तो अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट में आपको बता सकता हूं। बट बाकी आप जो भी सब्जेक्ट होंगे तो एक बार सिलेबस निकालिए और सिलेबस को छानिए। यहां पर भी पूरे 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी पूरे 10 यूनिट्स, इधर भी 10 यूनिट होते हैं, यहाँ पर भी 10 यूनिट होते हैं। किसी किसी एक्सेप्शन है जहाँ पे नहीं होते 10, बट इधर तो पूरे 10 होंगे। पेपर 1 पूरा 10 अभी बताऊंगा, पेपर 2 भी पूरा आपका 10 यूनिट्स होता है, पूरे 10 यूनिट आपको यहाँ पे करने हैं। कैसे कवर करोगे, क्या करोगे, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो आपका पार्ट है, क्योंकि आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया आई डोंट नो। किसी का हिंदी है, किसी का समाज शास्त्र है ना, सोशियोलॉजी है, किसी का पॉलिटी है, कंप्यूटर है, मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिए। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इन पूरे 10 यूनिट्स को, हाँ इन पूरे 10 यूनिट्स को याद रखना, खिले सर को भेज देना ना, इन पूरे 10 यूनिट्स को आपको कवर करना पड़ेगा, पूरा पूरा का पूरा भाई, क्योंकि सब्जेक्ट डिसिप्लिन इसको मत छोड़िए। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे कुछ स्पेशल पार्ट को छोड़ देते हैं, आपको पूरा कवर करना है। उसके पीछे रीजन ये भी ना कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, तो दिस इज मोस्ट एडवांटेज, है ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यूजीसी की बात हो रही है, इसलिए बोला सीएसआईआर अलग होता है, सीएसआईआर अलग होता है भाई, वहां पे मिलेगा, इधर यूजीसी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती। तो पेपर 2 तो आपको कंप्लीट कमांड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होगा वो भी यही होने वाला है। तो पेपर 2 में कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो आगे वैसे ही काम आएगा। बहुत सारे एपी के जो सिलेबस में वो चीजें होती हैं जहां पर एपी का आप देंगे, इवन कुछ तो ज्यादा होता है, इसलिए पेपर 2 तो पूरा करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पेपर 2 की जितने भी आपके पार्ट होंगे, जितने भी यूनिट्स होंगी, आपको पूरी करनी है, उसको कुछ छोड़ना नहीं है। पेपर 1 में आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्ट्रेटेजी या रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए तो मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे फॉलो किया, मेरी रणनीति, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। मैंने पहले बार जब क्वालिफाई किया तो थोड़ा बाउंड्री में था, सेकंड किया तो मैं बहुत ऊपर था कट ऑफ से, है ना। तो ये मैंने कैसे किया, क्या किया, मैं आपको यहां पर आपको बताने वाला हूं, अब ध्यान से समझना। पेपर 1 की यहां पर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, ये इसका नाम यू कैन से। पहला वाला पार्ट होता है टीचिंग, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति। क्या होता है, शिक्षण अभिवृत्ति। जैसे बीएड वगैरह का या कुछ कुछ एग्जाम वगैरह होता है, वहां पर भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर देखा होगा, तो उस टाइप की कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, सेम तो नहीं होती। और इसमें थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग का कंसेप्ट क्या होता है, क्या क्या मेथोडोलॉजी होती है ना, क्या क्या उसके नियम होते हैं, बहुत सारे आपके लाइक कह सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, कई बार उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये वाला आपका पार्ट होगा। कहां से पढ़ें, क्या करें, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सेकंड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध
अब इसमें पता है इन डिटेल इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इसके पीछे रीजन भी, जैसे कि थीसिस, आपका एथिक्स, यानी कि क्या क्या चीजें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी मास्टर्स में प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम किसी का कई बार कॉपी करते हैं, तो प्लेगरिज्म वाला पार्ट आ जाता है कि किसी का हम साहित्यिक चोरी की जो हम ये सब बातें करते हैं वहां से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्च होते हैं, रिसर्च में कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, है ना, कहाँ पे काउंटिंग अनकाउंटिंग, मतलब दुनिया जहान की चीजें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, पैरेलल क्या होता है आपका, वर्टिकल जो पार्ट्स अलग अलग बनते हैं वो क्या होता है, अंदर इन डेप्थ बहुत सारी चीज आपको पूछी जाएंगी। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मूले वाले आपको पूछे जाते हैं, सिग्मा वाला पूछा जाएगा आपका, जो है क्या बोलना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में कई बार आपको चीजें पूछी जाती है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी किसमें, रिसर्च एप्टीट्यूड में। फिर देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये तो सिंपल है भाई, ये सिंपल आपको पैसेज आपको दिया जाता है, इसमें तो 5 आउट ऑफ 5 नंबर लेके आना है, इसमें 5 नंबर एकदम फिक्स है, ये एकदम कंफर्म 5 का आएगा, बाकियों का रेशियो ऊपर नीचे होता है, बट ये एकदम फिक्स है, 5 नंबर ही आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन ये भी ठीक ठाक रहता है ना, संचार कौशल वाली बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन तो इजी बन जाते हैं, जो देखते ही समझ आ जाते हैं, जैसे बच्चों को कौन कौन से तरीके से संचार के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, है ना। इसमें मीडिया वीडिया भी कई कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं, हालांकि आईसीटी वाला इधर दिया हुआ है, बट कई बार यहाँ पे भी आपको पूछ दिया जाता है जो कुछ कुछ आंतरिक आपके जो पार्ट जो रहते हैं ब्लड्स वगैरह से रिलेटेड, है ना, आपके नर्व से रिलेटेड, वहां से कभी अगर क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाता है संचार वाले पार्ट से, तो डिटेल में यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये 4 आपके जो पार्ट हो गए, इसमें से इसको छोड़ दूं तो ये और ये थोड़े से डिफरेंट पार्ट हैं, मतलब इन जनरल ये जीएस वाली जगहों पे जनरली हम नहीं पढ़ते। मतलब जो बच्चा जीएस वगैरह की तैयारी करता है, एक बच्चे ने पूछा था सर मैं इसकी भी कर लूं क्या, मैं उसकी भी कर लूं क्या, भाई तुमको जिसका करना है उसका करो बस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इन तीनों को छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं था, मैंने ना ये पढ़ा था, मैंने ना ये पढ़ा था, मैंने ना ये पढ़ा ही नहीं, ये 3 को छोड़ दिया था। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की वैसे भी नीड नहीं रहती, तुम बना लोगे वहां पर, एक आध प्रैक्टिस कर लोगे बन जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो बोला गया है मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों साथ साथ चलेंगे, नंबर सीरीज हो जाएगा, है ना, आपके रेशियो है, परसेंटेज है, बहुत सारी और भी, टाइम एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट वो होता है, और सिंपल रीजनिंग भी मिलेगा। जो तुम मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हो ना वो रीजनिंग है, ये रीजनिंग बिल्कुल अलग है, इसको कंफ्यूजन मत होना भाई, मैंने वही गलती करी थी। अपन क्या है ना कि अब देखो पीएससी व्यापम एंड ऑल से जुड़े हुए हैं, मैथ्स रीडिंग तो नॉर्मल वैसे ही रहता, तो हमने कुछ नहीं करा, मैथ्स देखा मतलब कि भाई 4-5 टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या क्या, ये नंबर सीरीज पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, है ना, मिसिंग नंबर पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं आपका, ठीक है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं कुछ एचसीएफ एलसीएम ये सब देख लेते हैं, परसेंटेज वगैरह एवरेज वगैरह ये सब देख लेते हैं, हो जाएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ये सब देख लेते हैं, ओके। रीजनिंग कौन सा, इधर सोचिए ये वाला, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आर्ग्यूमेंट, सिलॉक्स, वेन डायग्राम, हमको लगा कि यहाँ से नहीं, इनकी रीजनिंग बड़ी अलग होती है भाई, एकदम डिफरेंट होता है। मतलब बैंकिंग वाली रीजनिंग की बात नहीं करो, वो भी अलग है, वो अलग ही क्राइटेरिया है। जो इधर आप पढ़ते हो पीएससी ये अलग क्राइटेरिया है, और ये नेट का रीजनिंग ये बिल्कुल अलग होता है, इसमें अलग अलग फैलिसीज पूछी जाती हैं, समझ आ रहा है। अलग अलग रीजनिंग के जो तार्किक कारण वगैरह पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर तो भूल ही जाओ इसमें, और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, मतलब याद रखना पड़ता है अपने को, इसने ऐसा कहा इसने वैसा कहा करके, तो न्याय वगैरह से रिलेटेड समथिंग चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाती हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना, याद रखना, इट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं 7वां नंबर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई जिसका ये वाला सेक्शन स्ट्रांग है ना 5, वो 7 बड़ी आसानी से कर लेगा, मतलब जिसका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और आपका एवरेज ये स्ट्रांग है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा डीआई। और डीआई में भी आपको 5 आउट ऑफ 5 लेके आना है, मतलब जैसे बार चार्ट बना दिया, पाई चार्ट वाला बना दिया, फिर आपको पूछेगा बताओ, क्योंकि कुछ नहीं भाई, वही परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आपका बनता है। मैथ्स को स्ट्रांग रखो, डीआई आपका बनेगा, तो इधर 5 और इधर 5 आपको लेना है। आईसीटी ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर वाला पार्ट आपको दिया जाता है, बेसिक कंप्यूटर वगैरह रहता है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इस टाइप की चीजें आपको पूछी जाएंगी। वर्तमान में आईसीटी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ते हो पर्यावरण वाला पार्ट, पीपल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, इकोलॉजी आ जाएगा, पोल्यूशन आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विभिन्न जो दिवस होते हैं वो सब, मतलब लगभग पर्यावरण में जितनी चीजें पढ़ते हो ना वो सब यहाँ पे पढ़ के जाना है आपको। और इसके बाद सबसे अंतिम में हायर एजुकेशन, यानी कि आपके उच्च शिक्षा से संबंधित, इसमें हिस्ट्री वालों को फायदा हो जाता है, उसके पीछे का कारण आपको बता रहा हूं मैं। इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो बौद्ध एरा से लेके, है ना, नालंदा वगैरह से लेके, आपका तक्षशिला वगैरह से लेके, और पूरा हिस्टोरिकल में जितने भी कोठारी आयोग हो गया, है ना, इसके अलावा आपके राधा कृष्ण शिक्षण समिति एंड ऑल,
सब जितने भी चीजें मतलब हिस्ट्री वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है। सार्टिंग की बात, सार्जेंट की बात कर लीजिए, हंटर की बात कर लीजिए, मैकॉली की बात कर लीजिए, सब शिक्षा से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आपको देखने होगा। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एनईपी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग यहाँ पे देखिएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिन गिन की वही सब पूछे जाते हैं, इसमें अननेसेसरी दोबारा आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आपको करना ये है, सर बुलेट चला दो तो। आपको करना केवल ये है, यहाँ पे नीचे जो नंबर दिया जा रहा है ना, यहाँ पर आप देखना नीचे एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे आप बस मैसेज कर देना कि सर हमको इससे रिलेटेड कंटेंट कहाँ से हम करें, कंटेंट हम कहाँ से देखें, आप बस बता देना। क्योंकि उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, वो नंबर वहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर नहीं आया क्या सर? अभी आएगा ना, चला गया ना, हाँ। तो उस नंबर पर बस आप एक मैसेज कर देना, और उसके बाद जो है वो आपको कंटेंट क्या देना है, कैसे करना है, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इवन हो सकता है तो हमारे एप्लीकेशन में भी एक आध सेक्शन हम आपको दे देंगे जो आपके काम के लिए आ जाएगा, जो स्पेशली सही रहेगा नेट और सेट के लिए। यहाँ पर नंबर दिया गया है 8305314451। इसमें आप कॉन्टैक्ट करना, सेव कर लो इस नंबर को अद्वैत एजुकेशन के नाम से, इसमें कॉन्टैक्ट करिए। तो ये वाला आपको कैसे इसको तैयारी करें, क्या करें, इसके पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। हो सके तो आपसे फोन में बात करके भी हम इसको आपको आराम से काउंसलिंग कर देंगे, और चाहे तो आप हमसे आके भी पर्सनली मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस नंबर को आप जरूर सेव कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी कि इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो 3 वाला पार्ट नहीं किया था, बाद में फिर ये हुआ कि भाई फिर मैंने सिर्फ इसको नहीं किया था, फिर पूरे 9 यूनिट्स किए थे। तो आपको ना 20 टोटल जो यूनिट्स होते हैं उसमें कम से कम 18 यूनिट करके जाने पड़ेंगे। आप चाहो तो 1 या 2 यूनिट छोड़ सकते हो, पूरा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना पड़ेगा। तो सेट आए ना आए, कब आएगा हमको नहीं पता, लेकिन नेट की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, और 2 से 3 महीने में इसका एग्जाम ही हो जाएगा, और 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे मेरे दिए गए जानकारी से। कोई भी और डाउट होने से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।